गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग 12 इंटरमीडिएट के मैथ्स के पेपर का ऑब्जेक्टिव देख रहे थे। कल हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किया था उसमें। अब रेस्ट जो उसके क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव के, हम लोग आज कोशिश करें कि उसको क्लियर कर लें। और हम हमेशा प्रयास यह करेंगे ऑब्जेक्टिव में कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें, क्योंकि हमेशा सॉल्यूशन आने के साथ साथ यह भी आवश्यक है कि टाइम मैनेजमेंट हम किस तरह से करते हैं। क्लासरूम में बैठ के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना और एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के सॉल्व करना, इन दोनों में बड़ा फर्क हो जाता है। तो जब कभी भी आप एग्जामिनेशन हॉल में होंगे, आप पे एक अलग तरह का साइकोलॉजिकल प्रेशर होगा। तो हम हमेशा प्रयास यह करेंगे कि ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कि टाइम पर जरूर नजर रखेंगे और पहले से ही प्रैक्टिस करके अपना मैनेजमेंट इस तरह से करेंगे टाइम का, जिससे कि हम निर्धारित समय पे अपना क्वेश्चन कर सकें। हम वही कल वाले उन क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हुए और आगे बढ़ते हैं आज, और फिर देखते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। कल हम लोगों ने आउट ऑफ 100 50 तक देखा था, और आज उसके आगे बढ़ते हैं 50 के आगे, और फिर बाकी सारे क्वेश्चंस, कुछ चैप्टर्स रह गए थे उसमें से हम देखते हैं। जैसे हम लोग कल 50 तक देखे हुए थे, इसमें जैसे क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। ये कह रहा है कि द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज। इसका मतलब ये हुआ, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े हुए हैं, ऑर्डर और डिग्री से भी वाकिफ हैं। इसमें हम करते हैं, पहले यह देख लें कि जो dy बाई dx वाला टर्म है कितनी बार किया गया है, मतलब डिफरेंशिएशन कितने टाइम्स हुआ है। जितने टाइम्स डिफरेंशिएशन हुआ है वही टाइम्स हमारा ऑर्डर हो जाएगा, और फिर उसके बाद मैक्सिमम ऑर्डर वाला जो डिफरेंशियल टर्म है उसका पावर देखते हैं, वो डिग्री हो जाता है। जैसे यहां हम देखेंगे अगर, तो xy d2y बाई dx स्क्वायर प्लस x dy बाई dx द होल स्क्वायर माइनस dy बाई dx इक्वल टू 0 है। तो इसमें अगर हम देखें तो 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है अधिकतम, d2y बाई dx स्क्वायर तक। तो हमारा यहां सिंपल ऑर्डर हो गया 2। और अब डिग्री के लिए, जैसे यहां पर पावर 2 है, लेकिन हम उस 2 पर नहीं जाके यह देखेंगे कि मैक्सिमम ऑर्डर वाले टर्म का पावर कितना है, वो हमारा डिग्री हो जाता है। तो मैक्सिमम ऑर्डर वाला टर्म हमारा d2y बाई dx स्क्वायर है और इसका पावर 1 है, इसलिए हमारा डिग्री हो जाएगा 1। तो ऑर्डर 2 एंड डिग्री 1 आपका ए हो गया सॉल्यूशन। तो ऐसे हम ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड करते हैं। अब आते हैं 52 पे। आपका 52 कह रहा है अवकल समीकरण dy बाई dx प्लस 2y इक्वल टू साइन x का समाकल गुणांक। समाकल गुणांक का मतलब होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो dy बाई dx प्लस 2y इज इक्वल टू साइन x। अब इसमें लीनियर का ये फॉर्म है, आपको याद होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन उसमें होता था, उसका फॉर्म होता था कि dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q, और इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाता था e टू द पावर इंटीग्रल p dx। अब हम यहां कर लेंगे dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q, तो p की जगह पर 2 है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रल 2dx, मतलब e टू द पावर 2x। यही आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा c। ऐसे हम सिंप्लीफाई करते हुए बढ़ेंगे। नेक्स्ट पे अगर हम चलते हैं तो इसमें कह रहा है 53
डिफरेंशियल इक्वेशन यह भी, अब चूंकि यही चैप्टर चल रहा है तो कुछ क्वेश्चन इसमें का एक जगह दिए हुए हैं। कह रहा है कि dy by dx plus e to the power x plus y का हल है। द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx plus e to the power x plus y, कौन सा फॉर्म है याद करिए। ये रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल है। पहले हम इसको रिड्यूस करेंगे वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में और तब उसको सिंप्लीफाई करते हैं। रिड्यूस करने के लिए हम करते हैं, जैसे यहां दिया हुआ है dy by dx plus e to the power x plus y, तो ये हो जाएगा dy by dx इक्वल टू e to the power x into e to the power y। कर सकते हैं, बेस सेम है, पावर ऐड हो गया, e to the power x plus y हो गया। अब इसके बाद dy इज इक्वल टू e to the power x into e to the power y dx। अब इसके बाद dy अपॉन e to the power y इज इक्वल टू e to the power x dx। अब e to the power माइनस y dy इज इक्वल टू e to the power x dx। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा माइनस ई टू द पावर माइनस वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस सी। अब एक तरफ अगर करें तो c इज इक्वल टू ये हो गया ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस वाई ए। ऐसे आप इसको माइनस सी भी कर सकते हैं, तो ये माइनस सी कर लीजिए तो इधर आ जाएगा तो c हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर माइनस वाई। ऐसे हमारा हो गया। चूंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट हम प्लस सी भी ले सकते हैं माइनस सी भी ले सकते हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से कोई भी कांस्टेंट वहां पे हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो ये आपका 53 हुआ। अब ऐसे ही आगे बढ़ते चलें 54, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इज इक्वल टू y by x। यह भी वही फॉर्म है, वेरिएबल सेपरेबल। पहले इसको हम कर लेते हैं, यहां कह रहा है dy अपॉन dx इज इक्वल टू y बाई x। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पहले कर लें, तो जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसका करेंगे तो x dy इज इक्वल टू y dx। अब dy अपॉन y इज इक्वल टू dx अपॉन x, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये हो गया log y इज इक्वल टू log x। अब इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, वही हमारा सॉल्यूशन दे देगा। तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म ये भी है। नेक्स्ट ऐसे ही हम बढ़ते चलेंगे 55, ये कह रहा है dy by dx प्लस 2y इज इक्वल टू e टू द पावर 3x का समाकल गुणांक इंटीग्रेटिंग फैक्टर लीनियर है। चूंकि हम तीन फॉर्म पढ़ते थे डिफरेंशियल इक्वेशन में, वेरिएबल सेपरेबल, उसके बाद होमोजीनियस और उसके बाद लीनियर। इसमें आपको तब भी बताया गया है कि लीनियर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लीनियर से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, आप देख भी रहे हैं कि लीनियर से ज्यादा क्वेश्चंस दिए भी गए हैं। तो 55 कह रहा है कि द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx प्लस 2y इज इक्वल टू e टू द पावर 3x। हमारा फॉर्म होता है लीनियर का dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रल p dx मतलब 2dx e टू द पावर 2x। यही हो जाएगा सॉल्यूशन। नेक्स्ट 56, अब आ जा रहे हैं वेक्टर पे। इसमें कह रहा है कि द वेक्टर 4i प्लस 3j प्लस 3k डॉट 6i माइनस 4j प्लस k का वैल्यू है। तो ये वेक्टर हो गया, वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट हो गया। वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट के लिए हम लोग करते थे, डॉट प्रोडक्ट मतलब स्केलर प्रोडक्ट, इसमें हम लोग करते थे a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, मतलब 4 इंटू 6 प्लस 3 इंटू माइनस 4 प्लस 3 इंटू 1, ये हो जाएगा 24 माइनस 12 प्लस 3, 27 माइनस 12 15। आपका यही सॉल्यूशन हो गया। ऐसे हम सॉल्व करते हुए बढ़ेंगे। 57 ये भी वेक्टर है, कह रहा है i प्लस 3j माइनस 2k इंटू माइनस i प्लस 3k इंटू मतलब क्रॉस प्रोडक्ट। यह भी आपका वेक्टर का क्वेश्चन है। अब किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, इस पर थोड़ा सा हम दिमाग लगावें। तो डॉट प्रोडक्ट के लिए आपको याद होगा कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 कर लेते थे।
लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम उसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखते थे और ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट आई जे के, फिर 1 3 -2 एंड -1 0 3, ऐसे। अब ये हो जाएगा आई इंटू, इन दोनों को ढकेंगे 9 -0 - j इंटू, तो j इंटू इन दोनों को ढकेंगे, 3 -2 प्लस k इंटू 0 -3 0 + 3। अब ये हो गया 9i - j + 3k। देखिए कौन सा है, ए ऑप्शन है, 9i - j + 3k। तो इस तरह से इन दोनों वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। अब 58 इसमें कह रहा है ये i - j - k का मैग्नीट्यूड फाइंड करें। तो मैग्नीट्यूड का सिंपल फॉर्मूला है √1² प्लस -1² प्लस -1²। ये हो जाएगा √1 + 1 + 1 √3, आपका ए हो गया। फिर 59 j.j, जब भी किसी दो वेक्टर सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं वैल्यू 1 हो जाता है, तो 59 का 1 हो गया। फिर 60 k क्रॉस j, तो k क्रॉस j, इसके लिए हम इस साइक्लिक ऑर्डर को फॉलो करते हैं, आपको ध्यान होगा, इसको i मान लें, इसको j मान लें और इसको k मान लें। अब यहां k क्रॉस j कह रहा है, मतलब उल्टा हमको चलना है, तो -i हो जाएगा। आपका ये वाला ऑप्शन होगा -i, हालांकि -j यहां मिसप्रिंट है, -i होगा, तो इसका सॉल्यूशन हो गया -i। 61 सेम उसी तरह से 62 i.j क्रॉस k, पहले j क्रॉस k का वैल्यू निकाल लीजिए, तो j क्रॉस k अगर करिएगा तो सीधे सीधे i हो जाएगा, तो ये हो गया i, और अब हो गया i.i, सेम के साथ वैल्यू 1 होता है, 1 हो गया। नेक्स्ट, अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें, ये हो गया 63, कह रहा है कि इफ वेक्टर a = i + j + 2k, then the corresponding unit vector a in the direction of a is। ये हो गया वेक्टर। अब वेक्टर में आपको ध्यान होगा कि जब भी किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर हम निकालते हैं तो इसके लिए फॉर्मूला आपको बताया गया है, a कैप इज इक्वल टू वेक्टर a बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। अब वही फॉर्मूला लगा लें, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a, मतलब अब हो जाता है वेक्टर a i + j + 2k, i + j + 2k अपॉन √ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a, तो 1² + 1² + 2²। ये हो गया i + j + 2k अपॉन 4 1 5 1 6 √6, i + j + 2k अपॉन √6, भी आपका हो गया सॉल्यूशन। नेक्स्ट 64 कह रहा है इफ 3i + j - 2k and i + λj - 3k are perpendicular to each other, then find the value of λ। याद करिए, डॉट प्रोडक्ट मतलब स्केलर प्रोडक्ट, किसी भी दो वेक्टर का जब कभी भी हम स्केलर प्रोडक्ट लेते थे और वहां पर यह कंडीशन बताया जाता था कि अगर दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री हो तो उनका स्केलर प्रोडक्ट 0 होता था। मतलब a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0। यहां हो जाएगा 3 × 1 प्लस 1 × लैम्डा प्लस -2 × -3 = 0। अब ये हो गया 3 + लैम्डा प्लस 6 = 0, लैम्डा = -9। ऑप्शन देखिए सी आपका हो जाएगा सॉल्यूशन -9। अब 65 इंटीग्रल cot² x, आपको याद होगा cot² x का फॉर्मूला हम यहां पर लगा लेंगे। ये कह रहा है इंटीग्रल cot² x dx,
1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर मीन्स कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ये हो गया इंटीग्रल कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू dx, मतलब इंटीग्रल कोसेक स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रल 1 dx। दोनों को अलग अलग कर लें। अब कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स और माइनस एक्स प्लस सी, यही आपका सॉल्यूशन हो गया। माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस सी, चाहे प्लस के, आप ये सी चाहे के हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, कुछ भी लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं, लॉग सी लिख सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट हम वहां पर दे सकते हैं। तो ये आपका हो गया 65। नेक्स्ट 66 कह रहा है द एंगल बिटवीन वेक्टर्स दिस एंड दिस इज, इन दो वेक्टर के बीच का एंगल, इसके लिए हम जानते हैं किसी भी दो वेक्टर के बीच का अगर एंगल निकालना हो तो a डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा। आप ये फॉर्मूला लगा लीजिए, सीधे सीधे आपको दोनों वेक्टर के बीच का एंगल मिल जाएगा। नेक्स्ट 67 मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी, देन ट्रिवियली वी नो दैट if magnitude of a plus b is equal to magnitude of a minus b, then we can say that both the vectors are parallel vector and hence vector a is parallel to vector b and the option b is our final solution. Next 68 the projection of the vector this on the vector this, ये हम जानते हैं पहले से कि किसी भी एक वेक्टर का प्रोजेक्शन अगर दूसरे पर निकालते हैं, मतलब प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b अगर निकालते हैं तो ये हो जाता है a डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ b, और यहीं पर अगर प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a निकालना होता तो a डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ a करते, मतलब जिस वेक्टर पर हमको निकालना है इसका प्रोजेक्शन, उसका मैग्नीट्यूड हमेशा डिनोमिनेटर में लेते हैं। तो ये हो जाएगा, पहले दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर लें। डॉट प्रोडक्ट का मतलब ये हो गया a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 मीन्स 4 प्लस 8 प्लस 7 8 4 12 7 19 19 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो सेकंड वाले वेक्टर का जिस पर हमको प्रोजेक्शन निकालना है उसका मैग्नीट्यूड, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर 16 प्लस 16 प्लस 49, ये हो गया 81। 19 बाई रूट 81 19 अपॉन 9, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट 69 कह रहा है द मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 3x प्लस 5y सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स दिस एंड दिस इज। आप मेमोराइज करिए, ये क्वेश्चन है हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स LPP का। उसमें क्या करते थे, उसमें हम पहले कर लेते थे जैसे यहां दिया हुआ है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस z इज इक्वल टू, यहां क्वेश्चन आपका होता था मिनिमाइज z इज इक्वल टू 3x प्लस 5y सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स। इसका मतलब हुआ कि नीचे दिए गए शर्तों के अधीन आपको इसको मिनिमाइज करना है, इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है। शर्तें कौन कौन सी हैं, x प्लस वाई इज लेस और इक्वल टू, नेक्स्ट है x इज ग्रेटर और इक्वल 0, नेक्स्ट है y इज ग्रेटर और इक्वल 0 इज। पहले इसका हम करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखते हैं, मतलब हम करते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स होगा, फिर x और y का हम वैल्यू चार्ट बनाते हैं और इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, उसके बाद रीजन सेलेक्ट करते हैं और जो हमारा फिजिबल रीजन मिलता है उस फिजिबल रीजन के सारे कॉर्नर पॉइंट्स को हम लेके और तब उसको हम भरते हैं इस जेड में और देखते हैं कि मिनिमम वैल्यू किस कॉर्नर पॉइंट पे आ रहा है और उसी कॉर्नर पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है हमारा एक्स और वाई का वैल्यू होता है। वहीं अगर ये मैक्सिमाइज कहे
हमको लगा कि मैक्सिमाइज तो नहीं है, मिनिमाइज है, तो मिनिमम वाला लेंगे। अगर मैक्सिमाइज कहे तो जिस कॉर्नर पॉइंट पर z का वैल्यू मैक्सिमम होगा वही कॉर्नर पॉइंट हमारा सॉल्यूशन होगा, मतलब उस कॉर्नर पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वही हमारा x और y का रिक्वायर्ड वैल्यू होगा। नेक्स्ट 70, इसमें कह रहा है 70 पे आते हैं, सेम क्वेश्चन है हमको लग रहा है। इसमें कह रहा है 70 में कि z इक्वल टू 3x प्लस 2y का अधिकतम मान, जहां की व्यवरोध दिस है, इसका मतलब ये हुआ अधिकतम मान कह रहा है, मतलब मैक्सिमाइज करना है। तो उसमें हम कर लें, मैक्सिमाइज करने में इसको the maximum value of z is equal to 3x plus 2y subject to the constraints where this and this। सेम क्वेश्चन है, सिमिलर, जैसा आपका इसके पहले वाला था वैसे ही यह भी है। तो ये दोनों क्वेश्चन एक ही तरह से बनेंगे। नेक्स्ट आते हैं 71 पे, कह रहा है द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द टू स्ट्रेट लाइंस। इसमें कह रहा है the direction ratios of two straight lines are LMN and L1M1 N1। the lines will be perpendicular to each other। जब भी, अच्छा, डायरेक्शन रेशियो का मतलब क्या हुआ, ये लाइन हो जाएगा Li प्लस MJ प्लस NK, दूसरा लाइन हो जाएगा L1I प्लस M1J प्लस N1K। अब यहां कह रहा है कि दोनों स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है और ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। अभी आपको बताया गया कि दो लाइंस चाहे दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर टू ईच अदर हों तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 होता है, मतलब l l1 प्लस m m1 प्लस n n1 इज इक्वल टू 0 होगा। द करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट 72, द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए स्ट्रेट लाइन आर दिस देन इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। आपके पास डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला है डायरेक्शन रेशियो अपॉन, जैसे 135 है तो डायरेक्शन कोसाइन 3 होंगे LMN, तो L बराबर हो जाएगा 1 अपॉन रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, मीन्स 1 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस 9 प्लस 25, 1 अपॉन रूट 35। इसी तरह से सेकंड हो जाएगा 3 अपॉन रूट 35 एंड थर्ड हो जाएगा 5 अपॉन रूट 35। तो फाइनल हमारा आंसर हुआ 1 अपॉन रूट 35, 3 अपॉन रूट 35 एंड 5 अपॉन रूट 35। द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन बी। नेक्स्ट 73, इसमें कह रहा है द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पैरेलल टू द प्लेन दिस इज। इसके लिए आपको ये आपका 3 डायमेंशन हो गया, 3 डायमेंशन का सेकंड चैप्टर। फर्स्ट आपका स्ट्रेट लाइन है, सेकंड प्लेन है, तो प्लेन का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले से आप इक्वेशन ऑफ द प्लेन पैरेलल टू द प्लेन इसको निकाल लेंगे। इसमें आप एक बात का ध्यान रखेंगे कि 3 डायमेंशन के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपको हो सकता है पेन पेपर की जरूरत पड़ जाए, तो थोड़ा सा 3 डायमेंशन के लिए समय लेके आप चलिएगा, क्योंकि उसमें अगर कोई भी मान लीजिए प्लेन का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में दे दिया तो संभव है कि बाकी चीजें निकालने के लिए उसको वेक्टर फॉर्म में रिड्यूस करना पड़े और उसके लिए हमको पेन पेपर की जरूरत पड़ सकती है। फिर उसी तरह से आपका ये 75 है, बिंदु द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन दिस फ्रॉम द पॉइंट दिस। डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा लीजिए, वेक्टर a डॉट n बाई मैग्नीट्यूड ऑफ n, तो इस तरह से ये निकलेगा। फिर इसमें कह रहा है कि यदि इफ टू प्लेन्स दिस एंड दिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन लैम्डा इज इक्वल टू। जब भी 2 प्लेन आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो फर्स्ट प्लेन, पहले इन दोनों कार्टेशियन इक्वेशंस को हम वेक्टर इक्वेशन में चेंज करेंगे और वेक्टर इक्वेशन में चेंज करके इसका n1 n2 निकालेंगे और n1 n2 निकालने के बाद तब उन दोनों के बीच का एंगल हम निकालेंगे और वही हमारा कह रहा है कि दोनों परस्पर लंब हो तो फिर परपेंडिकुलर का कंडीशन लगा देंगे और लैम्डा का वैल्यू यहां पर मिल जाएगा। इसके बाद आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अभी वही 3 डायमेंशन चल रहा है, कह रहा है कि इफ द लाइन दिस इज पैरेलल टू द लाइन दिस देन,
तो जब भी ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये स्ट्रेट लाइन हो गया, मतलब 3 डायमेंशन का फर्स्ट एक्सरसाइज। इसमें कह रहा है कि दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस। पहले हम ये लाइन देखें, तो इस लाइन को अगर आप चेंज करिएगा तो यह लाइन फर्स्ट फॉर्म है, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासेस थ्रू ए पॉइंट एंड पैरेलल टू ए लाइन। तो ये पास कर रहा है 3, 4 एंड 5 से। चूंकि हमारा इसका जनरल इक्वेशन होता है x माइनस x1 बाई a प्लस y माइनस y1 बाई b इक्वल टू z माइनस z1 बाई c, z1 बाई c। अब ये पास कर रहा है 3, 4 एंड 5 से। चूंकि x माइनस 3 है, y माइनस 4 है, z माइनस 5 है, और पैरेलल है ai प्लस bj प्लस ck के। तो ये पैरेलल हो जाएगा ai प्लस bj प्लस ck के। अब सेकंड पे आते हैं, तो सेकंड पैरेलल हो जाएगा 5i प्लस 3j प्लस 2k के। अब कह रहा है कि द लाइन दिस इज पैरेलल टू द लाइन, सीधे सीधे इसका हो जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, मतलब 5a प्लस 3b प्लस 2c इक्वल टू 0। नेक्स्ट 78, इफ द लाइन दिस इज पैरेलल टू द प्लेन दिस, उसी तरह से निकालेंगे। 79, अब आते हैं हम डिटर्मिनेंट पे। इसमें कह रहा है कि इफ डिटर्मिनेंट x to 18x, the value of this determinant is equal to 6, 18 to 6, then what is the value of x? आपको इसमें से x का वैल्यू फाइंड करना है। पहले दोनों डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल दें और उसके बाद फिर इक्वेट कर दें, कंपेयर कर दें। तो यहां हो गया x स्क्वायर माइनस 36, यहां हो गया 36 माइनस 36, तो x स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0, x स्क्वायर इक्वल टू 36, x इज इक्वल टू रूट 36 मीन्स प्लस माइनस 6। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, प्लस माइनस 6। क्लियर है? आप एक चीज ध्यान रखिएगा इसमें, जो ज्यादा आपको आसान लगे जो एक्सरसाइज, तो पहले जब भी आप स्ट्रेटजी बनाइए एग्जामिनेशन की, उसमें आसान वाले एक्सरसाइज पर आपका एम्फेसिस ज्यादा होना चाहिए और आप अपना टाइम मैनेजमेंट उसी तरह से करें कि जो आसान वाला है उस पर टू मच कमांड कर लें, ताकि इतना भरोसा हो जाए कि हमारा एक भी क्वेश्चन उसमें से न छूटे। उसके बाद जो आपको थोड़े से डिफिकल्ट एक्सरसाइज लग रहे हैं उस पर आप उसके बाद की तैयारी करें। तो आसान वाले सारे चैप्टर्स में आप इतना जरूर कमांड कर लें कि आप उसके 100% क्वेश्चंस को कवर कर सकें। तो इस तरह से स्ट्रेटजी बना के आप आगे बढ़िएगा। जैसे आपका ये मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, ये थोड़ा आसान माना जाता है इन कंपैरिजन टू अदर चैप्टर्स। प्रोबेबिलिटी थोड़ा डिफिकल्ट माना जाता है, 3 डायमेंशन थोड़ा डिफिकल्ट माना जाता है। तो आप आसान वालों पर ज्यादा फोकस करिएगा, आप सफल होइएगा अपने इस स्ट्रेटजी में। अब आइए नेक्स्ट 80, इसमें कह रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन 2x, इंटीग्रेशन है। आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, रूट ओवर 1 को कर लीजिए साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, साइन 2x को कर लीजिए 2 साइन x कॉस x। अब हो गया इंटीग्रल रूट ओवर साइन x प्लस कॉस x द होल स्क्वायर dx। अब यहां हो गया इंटीग्रल, अब स्क्वायर और रूट हट गया, केवल और केवल साइन x प्लस कॉस x dx। दोनों को अलग अलग कर लीजिए, साइन x का इंटीग्रल आपका सीधे सीधे हो जाएगा, ये इसको अलग कर दीजिए, इंटीग्रल साइन x dx और प्लस इंटीग्रल कॉस x dx। तो साइन x माइनस कॉस x प्लस c, हम ये आपका हो जाएगा ऐसे। तो हम आसानी से इंटीग्रेट करके इसको बढ़ सकते हैं। 81 पे आते हैं, ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ x इज, मतलब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कह रहा है। तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू का मतलब हुआ कि पहले x इंटू एक्स माइनस तब दिस इंटू दिस करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 मतलब 1।
ये हो जाएगा आपका -1 नहीं 1, आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। इस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई करते हुए आगे बढ़ेंगे। 82 द बाइनरी ऑपरेशंस, आपको याद होगा ये एक्सरसाइज रिलेशन एंड फंक्शन के साथ लगा हुआ है। अब इस बाइनरी ऑपरेशन में कह रहा है कि इफ द ऑपरेशन स्टार इज डिफाइंड एज ए स्टार बी इक्वल टू दिस, देन 2 स्टार 3 स्टार 4 का वैल्यू फाइंड करें। पहले 2 स्टार 3 निकाल लें। 2 स्टार 3 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3 मीन्स 7। अब 7 स्टार 4 का वैल्यू आप निकाल दीजिए, तो 7 स्टार 4 हो जाएगा 2 इंटू 7 प्लस 4 मीन्स 14 प्लस 4 मीन्स 18। आपका सॉल्यूशन सी हो जाएगा। इसके बाद 83, इसमें कह रहा है द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज, सिंपल है, एक्सपेंड कर लीजिए। एक्सपेंड करने के लिए आप जानते हैं 1 इंटू दिस माइनस दिस, फिर -1 इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, फिर प्लस -2 इंटू, फिर 4 इंटू 2 -5 इंटू 1। तो ऐसे हम आसानी से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। 84 इज ऑल्सो सिमिलर टू 83। आप जैसे 83 को एक्सपेंड करिएगा वैसे ही 84 को करिएगा। आते हैं नेक्स्ट पे। इसके बाद है आपका 85। इसमें कह रहा है 5 इंटू दिस मैट्रिक्स। हम वाकिफ हैं, किसी भी मैट्रिक्स में अगर किसी स्केलर की मल्टीप्लाई करनी हो या किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करनी हो, इसके ईच एंड एवरी एलिमेंट में उस कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 25, 30, 35 एंड 40, ये हो गया 25, 30, 35 एंड 40, मतलब आपका ऑप्शन बी हो गया। 86 एफ A to B will be an onto function, onto function में A is subset of B हो जाएगा। 87 A is equal to Aij, ऑर्डर दिया हुआ है m by n का, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा? जब उसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों इक्वल होंगे, मींस m is equal to n। 88 द मैट्रिक्स दिस इंटू मैट्रिक्स दिस, आप जान रहे हैं मल्टीप्लाई करना। इसका ऑर्डर ले लीजिए, तो इसका ऑर्डर है 3/1 का, दूसरे का ऑर्डर है 1/3 का। ये दोनों सेम होना चाहिए, सेम है, जो रिजल्ट होगा आपका 3/3 का होगा। अब मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कौन सा मैट्रिक्स हमारा सॉल्यूशन मिल रहा है, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 89 कह रहा है a to the power 5, आसान है, a दिया हुआ है वैसे निकल जाएगा। 90 कह रहा है कि मैट्रिक्स A is equal to this, then adjoint of A। आपको रिकॉल करा दें, एडजॉइंट ऑफ A के लिए हम करते थे पहले इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं, फिर उस कोफैक्टर का एक मैट्रिक्स बनाते हैं, फिर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं, वह जो मिलता है रिजल्टिंग मैट्रिक्स वो हमारा एडजॉइंट हो जाता है, वैसे निकाल लेंगे। 91 कह रहा है कि लॉग दिस का डिफरेंशियल, तो इसमें log sec x प्लस tan x, तो ये हो जाएगा 1/sec x प्लस tan x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ sec x प्लस tan x, तो sec x प्लस tan x का हो गया sec इंटू tan प्लस sec स्क्वायर x। अब सिंप्लीफाई कर लेंगे। उसी तरह से 92 d बाई डी एक्स ऑफ दिस, इसको अलग डिफरेंशिएट कर दें, इसको अलग डिफरेंशिएट कर दें, दोनों को जोड़ के देख लें, ये 0 हो जाएगा। 93 if y is equal to tan inverse this, we have to find the value of dy by dx। यहां कह रहा है y is equal to tan inverse 1 minus cos x by sin x। इसमें हम थोड़ा सा आपको याद दिला दें, प्रयास यह करेंगे कि ब्रैकेट के अंदर tan बन जाए। क्यों? क्योंकि अगर tan बन जाता है तो tan इनवर्स tan आपका न्यूट्रल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसको tan बनाने के लिए cos 2x का फॉर्मूला लिख लीजिए, तो cos 2x हो जाएगा 1 minus 2 sin square x, तो 1 minus 2 sin square x by sin x, ये हो गया 1 minus 1 कैंसिल, 2 sin square x by 2, ध्यान रहे यहाँ x by 2 हो जाएगा, तो 2 sin square x by 2, इसको भी तोड़ लीजिए sin x को, तो 2 sin x by 2 एंड cos x by 2, 2 कैंसिल, स्क्वायर से sin कैंसिल, sin x by 2 by cos x by 2, tan x by 2। अब आपका ये हो गया y is equal to tan इनवर्स tan x by 2। अब आपका tan न्यूट्रल हो गया, x by 2 हो गया।
अब सीधे सीधे x बाई 2 को डिफरेंशिएट कर दीजिए, 1 बाई 2 इंटू 1 मीन्स 1 बाई 2। दिस वन इज योर फाइनल आंसर, 93 का C। नेक्स्ट 94 पे आते हैं, उसमें हम कर लेंगे 94 में ये कह रहा है x इज इक्वल टू दिस dy बाई dx। रिकॉल करिए कौन सा फॉर्म है ये है डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। उसमें एक थर्ड पैरामीटर इन्वॉल्व किए हुए रहता था। इसमें हम कर लेते हैं, पहले यहां से हम dx बाई डी थीटा कर लेंगे, फिर उसके बाद dy बाई डी थीटा करेंगे। तो उसके लिए dx बाई डी थीटा यहां निकालेंगे, dy बाई डी थीटा यहां निकालेंगे। अब फाइनली dy बाई dx बराबर हो जाता है dy बाई डी थीटा बाई dx बाई डी थीटा। इन दोनों का भाग दे दीजिए, आपका मिल जाएगा सॉल्यूशन। 95 y इज इक्वल टू रूट ओवर। ये देखने में लगता है बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। अक्सर कोई आपसे आपके डिफरेंशिएशन का टेस्ट अगर लेना चाहे तो ऐसे ही लेता है, कुछ नहीं करना है, एकदम सो सिंपल। इसको हम कर लें, जैसे ये पूरा है, इंफिनिटी तक जा रहा है, तो उसमें से अगर एक पार्ट हम हटा भी लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम यहां कर लें y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये साइन x प्लस के बाद सोचें, यहां से इतना सोचें तो देखिए तो इतना तो खुद y है, तो y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ साइन x प्लस, अब इसके बदले हम y लिख सकते हैं। अब बोथ साइड स्क्वायर कर दें, स्क्वायर करके तब उसके बाद डिफरेंशिएट कर लें, आसानी से आपका dy बाई dx निकल जाएगा। 96 y इज इक्वल टू x टू द पावर 20 d2y बाई dx स्क्वायर। आसान है, पहले dy बाई dx निकाल लीजिए, 20x टू द पावर 19, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, यू विल गेट d2y बाई dx स्क्वायर, इजीली निकल जाएगा। 97 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos 2x, cos 2x का फॉर्मूला लगा लीजिए, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, अब हो जाएगा रूट ओवर 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, स्क्वायर रूट ऑफ 2 cos स्क्वायर x, रूट 2 बाहर, cos x को डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर दीजिए। 98 log x बाई x, log x को t मान लीजिए, 1 बाई x dx dt हो जाएगा। यहां पर आप सीधे log x इज इक्वल टू t कर लीजिए, 1 बाई x dx dt हो जाएगा। अब ये हो गया इंटीग्रल t dt का मतलब हो गया t स्क्वायर बाई 2 प्लस c log x द होल स्क्वायर बाई 2 प्लस c, log x द होल स्क्वायर बाई 2 प्लस c। ए इज योर फाइनल आंसर। 99 cos रूट x बाई रूट x, इसी तरह से वो भी सॉल्व होगा। 100 इंटीग्रल रूट cos x इंटू साइन x dx, यहां आप cos x को अगर t मान लेते हैं तो आपको दिख रहा है उसका डिफरेंशियल उसी में माइनस साइन x dx dt हो जाएगा। अब साइन x dx अगर यहां से निकालते हैं माइनस dt, अब हो जाएगा इंटीग्रल रूट ओवर cos x को हमने t माना है और साइन x dx माइनस dt हो गया। अब t का पावर हाफ हो गया, मीन्स n प्लस 1 बाई n प्लस 1, फिर लास्ट में t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। इस तरह से हमारे ये 100 क्वेश्चंस कवर हुए ऑब्जेक्टिव के। अब आपको करना यही है कि जो भी चैप्टर आप करें उस चैप्टर पे इतना कमांड कर लें कि कितना भी बड़ा से बड़ा या छोटा से छोटा, आमतौर पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको आसान ही दिए जाते हैं, इन सारे क्वेश्चंस को आप कमांड कर लें और ऑब्जेक्टिव अगर आप सही सही सॉल्व कर लेते हैं तो आपको परीक्षा पास करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इजीली फर्स्ट क्लास तक पहुंच सकते हैं। तो आप पहले यह कमांड कर लें कि ऑब्जेक्टिव हमारा कोई न छूटे। बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, 50% के चॉइस कम नहीं है, तो आप थोड़ा भी अगर इस पर ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देते हैं तो ये आपका कवर हो जाएगा, जो आपको अच्छे अंकों के साथ बिहार बोर्ड की परीक्षा पास करने में सहायक होगा। आप सभी परीक्षार्थियों को हमारी बहुत सारी शुभकामना। फिर हम लोग अगले क्लास में इसके आगे की चीजों को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट।